बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हुकूमत बमुकाबला एस्टैब्लिशमेंट फड्डा तो पड़ चुका है, अब बस ये हंडिया जो है ये बीच चौराहे फूटने का इंतजार है और अब यूं लग रहा है कि उसकी जानिब भी कदम उठ गया है। नून लीग ने ताकतवरों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। ताकतवरों के एक फैसले के ऊपर कांटा लगाया गया है नून लीग की तरफ से और पब्लिकली आके स्टेटमेंट दी गई है। ये स्टेटमेंट्स भी पब्लिकली आकर इसीलिए दी जा रही हैं ताकि ताकतवर जो हैं उनका रास्ता रोका जा सके। किस चीज़ में, ये भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की एक बड़ी विकेट उड़ाई है और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चैनल्स की खबरें देख रहा था कि पीटीआई को अब तक का बड़ा धचका, अब उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं कितना बड़ा धचका लग गया भाई पीटीआई को। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से जो चीज़ें थी वो भी अब वाजे होती जा रही हैं। और नवाज शरीफ साहब के वाले से जो मैंने खबर दी थी कि वो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, तो जाहिर बात है कि वो खदशा भी अब इनका जुबान पे आ चुका है और वो खबर की तस्दीक कम अज कम हो चुकी है कि चीफ जस्टिस के होते हुए नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। होपफुली चीफ जस्टिस के होते हुए इमरान खान साहब पे भी शायद हाथ ना डाला जाए। ये मामला क्या है इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रद्द अमल आया है और वो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान पार्लियामेंट के लिए 62 रुपए के फौरी इजरा की मंजूरी पर रद्द अमल का इजहार किया है। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक 3 हफ्तों की मेहमान सरकार कौमी खजाने के जरिए इंतखाब लूटने की एक कोशिश कर रही है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि यह इकदाम IMF प्रोग्राम और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। पीटीआई का कहना था कि कौम महंगाई, बेरोजगारी और तेज तरीन मुआशी तबाही के बोझ तले कुचली जा रही है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने रवा माली साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फिस्कल ईयर के पहले 15 दिनों में ही तकरीबन 959 अरब रुपए के हुकूमती तरक्याती प्रोग्राम्स में से 142 अरब 50 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हुए हैं। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से 20 अरब 26 करोड़ रुपए गुज़श्ता साल के बजट में वापस किए गए थे, ये भी उनको जारी कर दिए गए हैं। यानी अब तरक्याती काम ताकि जोरों शोर से हो सके और कोई प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें अनाउंस करके लोगों का नैरेटिव या लोगों की सोच जो है वो बदली जा सके। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि इस सब के अंदर इन्हें कामयाबी हासिल होगी और इन तिलों में तेल नहीं है, अवाम इनकी हकीकत पहचान चुकी है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही थी और मैंने जब ये खबर खोली तो क्योंकि हो सकता है कि आपकी नज़र से भी गुजरी हो, क्योंकि रिपोर्ट हो रही है, वो ये है कि तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक का बड़ा धचका इंतहाई अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। खबर खोली तो पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ गुज्जर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी ने पीटीआई आज़ाद जम्मू कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ गुज्जर के पार्टी में शामिल होने पर उन्हें खुशामदीद कहा। और नैयर बुखारी ने कहा कि मुल्क भर से सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद है और इन्होंने कहा कि जी हर जिले से कदावर शख्सियात पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिशमंद है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में खुशखबरियां मिलेंगी। अब ये क्या खबर है, मतलब खान साहब को इससे बड़े बड़े लोग छोड़ गए और वो खबर ना बन सकी, वो पीटीआई को झटका ना लग सका, पीटीआई को धचका ना लग सका, बल्कि खान का साथ छोड़ने वालों को धचके लगे, खान का साथ छोड़ने वाले निशाने इबरत बन गए, उनकी सियासी जमातें बनने से पहले ही उजड़ गई और उनकी सियासत जो है वो तबाह हो गई, उनकी सियासत का भट्ठा बैठ गया, उनकी सियासत दबड़दूस होकर रह गई। लेकिन धचका मतलब बनता नहीं है ना, मतलब आप ये कह लें कि पीटीआई की एक विकेट गिर गई फिर भी ठीक है, लेकिन ये कहना कि जी पीटीआई को अब तक का बड़ा धचका या इस तरह का, ये बेसिकली नैरेटिव बिल्डिंग होती है जो मीडिया आउटलेट्स करती हैं ताकि उससे लोगों को लगे कि पता नहीं पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। और फिर वही बात है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। और ये चीज़ आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी थी, ऐसी बारीक वारदातें अब डलनी अभी शुरू हुई हैं, ये ऐसी बारीक वारदातें अब डाली जाएंगी, बल्कि ये तो बारीक भी नहीं है, तो सुन के भी हंसी आए। और अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि ऐसी वारदातें जो हैं वो अवाम को अफेक्ट नहीं कर सकती, अवाम के जहनों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। अब जरा बात कर लेते हैं नाज़रीन कराम नवाज शरीफ साहब की, जो कि पाकिस्तान की सियासत में वाहिद शेर हैं, बाकी सारे बुज़दिल हैं। बिलखुसूस इमरान खान साहब से बड़ा बुज़दिल तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ज़िंदगी में कोई नहीं देखा, जो केसेस के डर से ज़मान पार्क में छुपा बैठा है। शेर वो होता है जो अपनी बेटी को पीछे छोड़ के और अपने सारे मामलात पीछे छोड़ के, बेटी को ज़ेर हिरासत छोड़ के बीमारी का बहाना बनाकर बाहर चला जाए और इतना बहादुर हो कि इससे ज़्यादा किसी सियासतदान को मौजूद सिचुएशन नहीं मिल सकती, सूरत हाल
नहीं मिल सकती कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। मतलब नवाज शरीफ साहब अगर अब भी वापस नहीं आ रहे, भाई की हुकूमत में वापस नहीं आ रहे, फिर नवाज शरीफ साहब की बहादुरी पे शक होता है। और वही बात है, चीफ जस्टिस का डर है। जब मतलब इतनी साथ सबको साथ मिला के खेलना है, मतलब हर इदारे में बैठा हुआ एक एक शख्स भी, एक बंदा भी अगर उस पर शक है ना, इस शेर को, इस निडर लीडर को, ये पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। और अब आप देखें कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारी उसी खबर की तस्दीक कर दी जिसमें हमने आपके सामने रखा था कि नवाज शरीफ साहब शायद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब से डर रहे हैं और उनके होते हुए वो ना आए। और ये बात जो है इनके अब जुबान पे आ गई है और अंदर की बातें आ जाती हैं सामने। इन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से कि हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से बहुत ज़्यादा खदशा है। और इन्होंने कहा कि असम्बलियाँ अपने वक्त से 1-2 रोज़ पहले ख़त्म हो जाएंगी और निगरान वज़ीर आज़म के लिए अब तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप में अच्छा वर्किंग रिलेशन और एतमाद है। और एक और बात की है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्होंने कहा है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का मुल्क वापस आना ज़रूरी है। नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, उसकी तलाफ़ी और दुरुस्ती ज़रूरी है। कुछ इतना ज़रूरी नहीं जितना इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ से ज़्यादती की तलाफ़ी है। मतलब नवाज शरीफ की सिर्फ वापसी नहीं मतलब, बल्कि उनसे जो ज़्यादती हुई उसकी तलाफ़ी भी ज़रूरी है। और इन्होंने कहा नवाज शरीफ की वापसी के वाले से कि जी हमें खदशा ये है कि अदलिया का गुड टू सी यू, मतलब चीफ जस्टिस ने जो इमरान खान साहब को कहा था कि गुड टू सी यू, उस चीज़ का ये कह रहे हैं। हमें खदशा है कि ये सिलसिला किसी और तरफ ना चल पड़े जो कुछ चंद माह में सामने आया है। अदलिया का जो रवैया सामने आया है उनमें दरारें हैं। इसी फजा में कैसे अपने लीडर के हवाले करें, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। मतलब अपना लीडर को हम अदलिया के हवाले, इमरान खान अदलिया के हवाले हो जाए, इमरान खान अल्लाह के हवाले है, लेकिन हम अपना लीडर अदलिया के हवाले नहीं करेंगे। हम तो इस मुल्क के अंदर हमारी इजारादारी है, ये मुल्क हमारा गुलाम है और हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत। हम मईशत का बेड़ा गर्क भी करें तो हम पे कोई बात नहीं कर सकता। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी हमें 1-1.5 माह भी मिल जाए तो नवाज शरीफ जो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे दुनिया देखेगी। आए हाय हाय, मैं कहता हूँ आ ही जाए नवाज शरीफ साहब, मुहिम करके देख ही ले, एक दफ़ा दुनिया देख ले। ये शौक नवाज शरीफ साहब का भी पूरा हो जाए, ये चाह नून लीग का भी उतर जाए और कौम का भी उतर जाए। कौम भी बताएगी फिर और दुनिया देखेगी और रियलिटी जो है वो आपको भी पता है। और इस सब के अंदर इन्होंने वही बातें की हैं, लेकिन इन्होंने यही कहा है कि जी अदलिया के ऊपर इन्हें यह है कि ये ना नवाज शरीफ साहब के साथ कोई हाथ हो जाए। इतना बहादुर, अदालतों से डर रहा है ना, इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। बहादुरी तो ये होती है, बुजदिली ये होती है कि आप रोज अदालतों के चक्कर लगाएं। जमान पार्क में आप रह रहे हो, कहें आओ मुझे पकड़ो, और रोज अदालतों के चक्कर लगाएं और अगले इतने बहादुर हों कि आपको अदालत के हाथे में से गिरफ्तार करें, वरना आपको गिरफ्तार भी ना कर सकें। बहादुरी तो ये है। बुजदिली तो इमरान खान के ऊपर ही खत्म है। मतलब हिम्मत चाहिए ये बातें करने के लिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब 2-3 स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आपने जहन नशीन रखना है और आपको पूरा मंजरनामा काफ़ी हद तक क्लियर होता जाएगा। आप देखें कि एक जानिब वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि कौमी असम्बली कब तहलील होगी, अभी किसी तारीख पर हतमी फैसला नहीं हुआ। वहीं दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि चेयरमैन PTI को सज़ा इलेक्शन से पहले या बाद में होगी, हमें इसका भी नहीं पता। मतलब अब उस मामले पर भी ये डामाडोल है। और 2 चीज़ें हैं जिसकी राह में ये रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। एक ये है कि जी जो डिलिमिटेशंस होनी हैं, जो हल्का बंदियाँ होनी है नई, वो ना हो सके और इंतखाबात डिले ना किए जा सकें, क्योंकि इन्हें ये पता है कि इमरान खान के नाम पर काटा रहा भी तो रहे या ना रहे, दोनों सूरतों में अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो इसमें नुकसान PDM की जमातों का है। वो कैसे है? वो इस तरह से है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं ना, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ज़्यादा वक्त दिया जाए चीज़ों को ठीक करने का, इलेक्शंस मरदमशुमारी के तहत डिले होते जाएं, नई हल्का बंदियाँ हों, फिर सारा मामला यानी फरवरी मार्च में अगर इलेक्शन चले जाए नवंबर के बजाय, टाइम मिल जाएगा। इस टाइम में 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि शायद 50-50 के खान साहब से मामला को दुरुस्त कर लें ताकतवर हल्के अपने, उसका भी नहीं डर है। चले नहीं होते, खान साहब माइनस ही रहते हैं, तो उस टाइम के अंदर ये नए लोगों को तैयार करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को टाइम मिलेगा अपने कदम जमाने का। काफ लीग को थोड़ा बहुत ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा। PTI पार्लियामेंटेरियंस को ज़्यादा एम्पावर करने का वक्त मिलेगा। यानी हर जगह पर तोड़ ढूंढा जाएगा, यानी आप कह लें कि अल्टरनेट ढूंढे जाएंगे। क्योंकि PDM की जमातों को लगता था कि ताकतवर इमरान खान से लड़े तो उसका तो डी फैक्टो हमें ही फायदा होना है, उसके तो बेनिफिशियरी हम ही होंगे, क्योंकि इमरान खान और ताकतवर लड़ पड़ेंगे, पीछे बचेगा क्या? पीछे तो हम बचेंगे, ताकतवरों की हम मजबूरी बन जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि जो निज़ाम इन्हें नजर आ रहा है, इन्हें ये नजर आ रहा है कि वजीर आजम बनाने और वजीर आजम चलाने वाले कुछ ग्रुप सामने आएंगे, तो इनकी तो हुकूमत नहीं होगी, उसमें तो एक डमी वजीर आजम बिठाना पड़ेगा जो ये 4-5 छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो चलाएंगे। और ये भी इनके जहन में एक डर है। अब उसके अंदर ये खुलकर स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो रोकी गई बनीगाला में जो थे वो भी, और 17 जुलाई तक हुकूमत के लोगों को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। 18 हो चुकी है, 19 तारीख बल्कि हो चुकी है, लेकिन खान साहब अरेस्ट नहीं हुए।
اور خان صاحب کی یہ اریسٹ نہ ہونا بھی اب ایک سوالیہ نشان ہے. اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا الیکشن سے پہلے ہوگی یا بعد میں, ہمیں اس کا علم نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹس دے دیں کہ نئی حلقہ بندیاں جو ہیں ان کے تحت الیکشن نہیں ہو سکتے, مردم شماری کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اپروو ہی نہیں کرے گی, اور جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اپروو نہیں کرے گی, کرنٹ گورنمنٹ اسے اپروو کر کے نہیں جائے گی, تو پھر الیکشنز ڈیلے نہیں ہو پائیں گے, یعنی طاقتوروں کے اس منصوبے کو بریک لگ جائے گی. اب طاقتوروں کا ایک اور منصوبہ بھی ہے جسے یہ خائف ہیں اور جسے یہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ناظرین کرام, اور یہ ان کے اپنے قریبی صحافی رپورٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی نون لیگ کو یہ لگ رہا ہے کہ طاقتور یہ سوچ رہے ہیں, انہیں لگ رہا ہے کہ الیکشنز ڈیلے کرنے ہو یا کچھ اور کرنا ہو, اس میں اگر کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آتا ہے تو وہ آسانی سے اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر پائے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت ٹھیک کرنی ہے تو ہم آپ کی مرضی کا IMF کا منظور شدہ, اسٹیبلشمنٹ کا منظور شدہ فائنانس منسٹر لے آتے ہیں, ہم کوئی ماہر معاشیات جو ہے وہ نہیں لائیں گے. ابھی تک میچ پھنسا ہوا ہے, سینگ پھنسے ہوئے ہیں. ہم کوئی ماہر معاشیات نہیں لائیں گے, ہم کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں لائیں گے, کیونکہ اس سے ماحول بن جائے گا کہ الیکشن ڈیلے ہو سکے. اب خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ انہی کی خواہش جو ابھی تک صرف بیک ڈور اور بند کمروں میں خواہش تھی, اور ان کے صحافیوں کے ذریعے, ان کے کچھ سورسز کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا پھر سیاستدان, سینئر سیاستدان جو نان کنٹروورشل ہو اسے بنا دیں ہم وزیر اعظم. تو یہ اب وہ خواہش زبان پہ لا کے طاقتوروں کو کلیئر میسج دے دیا گیا اور ان کے راہ میں کنٹینر کھڑا کر دیا گیا. طاقتوروں کے منصوبے کی کو کانٹا لگایا ہے آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے, اور وزیر دفاع نے لگایا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا سینئر سیاستدان کا نام ہو سکتا ہے, جو کہ ابھی تک نام فائنل نہیں ہوا. ناؤ دس از سم تھنگ بگ, کیونکہ اس کے اندر اس سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس سے مطلب ناظرین کرام یہ نکلتا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سارا کچھ, لیکن سینئر سیاستدان اگر ہو تو پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے, اور نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا. اسی لیے استحکام پاکستان پارٹی کو بھی جھنڈی کرائی گئی, کیونکہ زرداری صاحب نے جا کے سمجھایا کہ دیکھیں آپ کے استحکام پاکستان پارٹی کو اپنا حصہ کاٹ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے طاقتور کریں تاکہ وہ ہمارا گلا کاٹیں, ہمارے گلے کے اوپر ادھر وہ اپنے ناخن رکھیں اور جس ٹائم مرضی ہماری گردن دبوچ لیں. مطلب ہمیں پھر سیانا کس نے کہا؟ تو نواز شریف صاحب کے شاید پلے یہ بات پڑ گئی, اس لیے استحکام پاکستان پارٹی کو کہا کہ کوئی 30-35 سیٹیں نہیں, 5 سیٹوں پہ اتحاد کرنا تو کرو ورنہ جاؤ. اور ان کا دل بھی ٹوٹ گیا, دل کے ارماں آنسو بہ گئے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ویسے ٹھس ہو گئی ان کے ساتھ جو انہیں دھچکا لگا. ایسی گندی میڈیا مینجمنٹ, آج تک اتنا برا میڈیا میں, اور ایک آپٹکس اتنے برے بن گئے جتنے وہ بہترین بنانا چاہتے تھے وہ ویڈیو ریلیز کر کے کہ اجلاس کے اندر پرویز خٹک صاحب خطاب کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرف کو جا رہی ہیں, اور وہ جو ایک صفحہ ہے وہ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ ایک صفحہ پھٹ چکا ہے, اور ان کے راستے میں چاہے وہ مردم شماری کو بہانہ بنا کے الیکشن ڈیلے کرنے کا معاملہ ہو یا پھر کسی ماہر معاشیات کو وزیر اعظم بنوانا ہو نگران, ان دونوں راستوں کے درمیان میں کے راستے میں نون لیگ جو ہے اور پی ڈی ایم جو ہے پیپلز پارٹی, یہ سارے رکاوٹیں بھی کھڑے کر رہے ہیں اور پبلکلی اناؤنس کرتے جا رہے ہیں تاکہ ریکارڈ پہ رہے, واضح میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں بھائی, اور آپ کی دال نہیں گل سکتی. ہو سکتا ہے اینڈ پہ سرنڈر کر دیں, ویسے اتنے کوئی دلیر نہیں ہے اور ان کی ساری مان لیں, یہ بھی نہیں پتا ان کا. یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو, ان سے کوئی زیادہ اچھے کی امید بھی نہیں ہے اس ٹولے سے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.